एक बिहारी की दर्द भरी दास्तां। प्रेमिका का निकाह दुबई में। पत्नी भाग गई प्रेमिका के संग। दहेज का लोभी, बीवी को मारने की कोशिश करने वाला ये खतरनाक शख्स राकेश कुमार जेल में। इसके बाद राकेश हंसने लगा। साथ ही ये सुनकर बाकी तीनों भी हंसने लगे। हंसते हंसते चारों की आंखों में आंसू आ गए और फिर चारों एक साथ अपने अपने आंसुओं को छिपाने के लिए मुंह को अपने हाथों से बंद कर लेते, लेकिन कमबख्त आंसू छलक कर उनके दर्द का ब्यौरा दे ही देते। अनुपम को हैरानी हुई कि उसके नाम किसी ने चिट्ठी लिखी है। जेल में आने वाली चिट्ठियों को जेलर के पास से होकर गुजरना पड़ता था। उसे पहले खोलकर पढ़ा जाता, फिर चिट्ठी दी जाती। चिट्ठी खुली थी। जेल के गार्ड ने चिट्ठी लाकर अनुपम को दी। अनुपम ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी। प्रिय पतिदेव, चरण स्पर्श। पता चला है कि आप आतंकवाद के आरोप में दिल्ली जेल में हैं। चिट्ठी लिखने का सौभाग्य मिला। मैं ठीक हूँ। दोनों बेटियां साथ में हैं। हम इस समय जम्मू शरणार्थी शिविर में हैं। कुछ समय बाद ही कश्मीर में आतंकवादियों ने फिर से पैर पसार लिए थे। उनका खुला आदेश था कि हिंदू घाटी छोड़ दें, वरना मारे जाएंगे। जब हिंदुओं की दिनदहाड़े हत्याएं होने लगी तो सभी हिंदू मौका मिलते ही अपना घर छोड़कर भाग गए। आस पड़ोस के मुस्लिम परिवारों ने कहा भी कि आप लोग मत जाइए, लेकिन बंदूक के सामने किसका जोर चलता है। बाद में उन्होंने ही कहा कि अभी आप लोग चले जाइए, माहौल ठीक होते ही आ जाना। काफी समय बीत गया, लेकिन कोई भी जाने को तैयार नहीं है। राहत केंद्रों से ही लोग दिल्ली जैसे शहरों की तरफ बढ़ने लगे हैं, रोजगार की तलाश में, नए मकान की तलाश में। मैं जम्मू में ही रहकर दूसरों के घरों में बर्तन झाड़ू का काम करके जैसे तैसे दोनों बेटियों की खातिर जी रही हूँ। आपसे मिलने दिल्ली आना नहीं हो पा रहा है। मैंने एक वकील से बात की है, वह आपका केस लड़ने को तैयार है। वह भी कश्मीरी पंडित है, हमारे दर्द को समझता है। बिना पैसे के इंसानियत के नाम पर वह केस लड़ने को राजी है। हम जल्दी मिलेंगे। आपके इंतजार में, आपकी मनोरमा। चिट्ठी पढ़कर अनुपम की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के आंसू, आंसू अपनों के मिलने के। चारों कैदी रसोई वाले बैरक में बैठे थे। अनुपम ने बाकी तीनों को बताया। वे खुश हो गए। किसी ने ठीक ही कहा है कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, अनुपम ने कहा। हाँ, और किसी के लिए सारे दरवाजे बंद कर देता है। किसी किसी की जिंदगी में उजाला होता ही नहीं है, बिशनलाल ने कहा। जमानत खारिज होने से वह उदास था। हम तो भटके हुए राही हैं, राजनीति के शिकार। हम जाएं तो जाएं कहाँ। हम जैसों का न कोई देश है, न घर, चांद मोहम्मद ने कहा। आप लोग अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं, राकेश ने कहा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। बलि के बकरे हैं हम, कटने के ही काम आते हैं, चांद मोहम्मद ने उदास लहजे में कहा। हमारे अपने ही लोग हमारे दुश्मन हैं, तो माहौल फिर बोझिल हो गया। चारों लेटकर नींद के आने का इंतजार करने लगे। यहाँ पर कितनी गंदगी है। जेल प्रशासन भी साफ सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता, अनुपम ने कहा। यही आदमी बाहर की दुनिया में भी कहता है। गंदगी खुद करता है और कसूर सरकार को देता है। बाहर भी आबादी जरूरत से ज्यादा है और अंदर भी। हमें इसका ध्यान खुद रखना होगा, चांद मोहम्मद ने कहा। सबको ध्यान रखना चाहिए। हम अकेले क्या कर सकते हैं, राकेश ने कहा। हम यह चाहते हैं कि पान गुटखा खाकर थूके हम, और सफाई सरकार करे। शौचालय की गंदगी के लिए भी हम सरकार को दोष देंगे। अंदर बाहर सब जगह एक सा हाल है, बिशनलाल ने कहा। अफसर मुलाजिम सिर्फ घूस खाएं, मुनाफा कमाएं, हमें इस्तेमाल करें और हमारे हिस्से में आए सिर्फ मेहतरी, अनुपम ने मुंह बनाते हुए कहा। खैर छोड़ो। हाँ भाई राकेश, तुम सुनाओ। इतना बड़ा केस तो है नहीं तुम्हारा, फिर तुम्हारी जमानत क्यों नहीं हो पा रही है? चांद मोहम्मद ने पूछा। जमानत के लिए वकील चाहिए, जमानत मंजूर होने के बाद जमानतदार चाहिए, उस सब के लिए पैसा चाहिए। पैसा है नहीं मेरे पास, फिर बाहर जाकर हमें करना क्या है?
बेरोजगारी से कौन लड़ेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, फिर समाज की हंसी भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। घर वालों को लाख दफा मना किया था, लेकिन माने नहीं। खुद भी भुगत रहे हैं और हमें भी भुगतवा रहे हैं, राकेश ने कहा। हुआ क्या था, अनुपम ने पूछा। नौकरी मिली नहीं, न रिश्वत देने के लिए पैसे थे और न ही कोई सरकारी कोटा। घर के लोगों की सारी उम्मीदें मुझसे थीं। मैं यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली गया, लेकिन कुछ हो न सका। एक मुस्लिम लड़की के प्यार में दीवाना हुआ, तो उसके घर वालों ने फतवा जारी कर दिया। पढ़ाई लिखाई एक तरफ रह गई। मेरी जान के लाले पड़ गए। शादी के लिए मंदिर तक पहुंच गए। ऐन वक्त पर लड़की के परिवार वाले वहां आ गए। लड़की अपने परिवार का विरोध न कर सकी। मुझे मारा पीटा गया। पुलिस को घूस खिलाकर 4 दिन तक थाने में बंद रखकर 3rd डिग्री दी गई। जब मैं बाहर आया तो दोस्तों से पता चला कि प्रेमिका की शादी दुबई में जाकर करवा दी गई। मैं घर पहुंचा तो पिता के सपने चकनाचूर करने का मुझे कसूरवार करार दिया गया। रोज रोज के तानों से तंग आकर मैं काम की तलाश में मुंबई चला आया। कुछ दिन भटकने के बाद मैं ऑटो रिक्शा चलाने लगा। कुछ दिन बीते थे कि हिंदी मराठी झगड़ा शुरू हो गया। उत्तर भारतीयों खासकर बिहारियों के ऑटो रिक्शे जला दिए गए, तोड़फोड़ की गई। मराठी नेता ने मुंबई छोड़ो अभियान छेड़ दिया। उनके अभियान में मैं भी फंस गया। मारपीट कर मुझे पटना जाने वाली ट्रेन में ठूंस दिया गया। घर आया तो माता पिता को लगा कि लड़के की शादी कर दी जाए। मैंने लाख समझाया कि अभी मुझे कुछ कर लेने दो, कुछ बन जाने दो। पिताजी ने गुस्से से कहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं बन सकते। शादी करो और हमें जिम्मेदारी से मुक्त करो। पिताजी चाहते थे कि हमारी जाति में शादी हो जाए। दहेज में जो रकम मिलेगी उससे मेरे लिए छोटी मोटी दुकान खोल देंगे। शादी की रात पत्नी ने कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मुझे हाथ मत लगाना। मेरे सारे अरमान ठंडे पड़ गए। मैंने पूछा भी कि फिर मुझसे शादी क्यों की, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। पता नहीं क्या हुआ, शादी की पहली ही रात दुल्हन ने जहर खा लिया। अस्पताल में दुल्हन तो बच गई, लेकिन उसके कहने पर दहेज के लिए सताने और उसे खुदकुशी के लिए उकसाने का केस बना। पूरा परिवार अंदर, बूढ़े माता पिता, जवान बहन। बड़ी मुश्किल से एक एक करके माता पिता और बहन की जमानत हुई। चाचा और मामा ने दलालों को पैसा देकर जमानतदार दिलवाए। मैं हर तरफ से टूट चुका था। उस पर पिताजी का गुस्सा। एक बार मिलने आए तो उन्होंने कहा कि हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, हम यह शहर छोड़कर जा रहे हैं। जब हमारे पास पैसे होंगे तो जमानत करवा लेंगे, अब सिर्फ पेशी में आएंगे। पिताजी परिवार को लेकर बनारस चले गए। चाचा बनारस में नौकरी करते थे। उन्होंने पिताजी को एक प्राइवेट कंपनी में चौकीदार की नौकरी दिलवा दी। 4-5 हजार रुपये महीने की तनख्वाह में घर चलाएं या केस लड़ने के लिए पैसा दें, मेरी जमानत कराएं। बहन की शादी करना भी जरूरी है। पेशी में माँ और बहन से कोर्ट में मुलाकात हुई। माँ ने रोते हुए कहा, हम तुम्हारी जमानत कराने की कोशिश में लगे हैं। यहाँ से तो जमानत अर्जी खारिज हो गई, हाई कोर्ट से तुम्हारी जमानत हो जाएगी, लेकिन अभी पैसों की तंगी है। मैंने माँ से कहा, क्या करूँगा बाहर आकर मैं? अंदर ही, ठीक हूँ, मेरी जमानत की कोशिश मत करना। माहौल में फिर उमस सी भर आई। बिशनलाल ने कहा, न तो जमीन अपनी, न ही जंगल अपना। पुलिस कारोबारी, माओवादी सब दुश्मन अपने। जाए तो जाए कहाँ? चांद मोहम्मद ने अपने इर्द गिर्द भिनभिना रहे मच्छर को मारते हुए कहा, वतन होकर बेवतन, मजहब के बकरे हैं हम, जाए तो जाए कहाँ? मच्छरों से बचने के लिए अनुपम ने जगह जगह से फटी हुई चादर पैर से सिर तक ओढ़ते हुए कहा, अपने ही देश में शरणार्थी, अपने ही घर में आतंकवादियों का शिकार और अपनी ही पुलिस से आतंकवाद का ठप्पा, मर क्यों नहीं जाते हम? राकेश ने कहा, कल होली है, मिठाई बांटने आएंगी कई समाजसेवी संस्थाएं। बिशनलाल ने खड़े होकर कहा, भाईचारा जिंदाबाद, और फौरन लेट गया।
राकेश ने हाथ को माइक बनाते हुए कहा, सुनिए, सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी। एक बिहारी की दर्द भरी दास्तां। प्रेमिका का निकाह दुबई में। पत्नी भाग गई प्रेमी के संग। दहेज का लोभी, बीवी को मारने की कोशिश करने वाला। ये खतरनाक शख्स राकेश कुमार जेल में। इसके बाद राकेश हंसने लगा। साथ ही ये सुनकर बाकी तीनों भी हंसने लगे। हंसते हंसते चारों की आंखों में आंसू आ गए और फिर चारों एक साथ अपने अपने आंसुओं को छिपाने के लिए मुंह को अपने हाथों से बंद कर लेते, लेकिन कमबख्त आंसू छलक कर उनके दर्द का ब्यौरा दे ही देते। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट शेयर जरूर करना। धन्यवाद।